हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस वीडियो में आज हम जानेंगे एनटीए जीसी नेट नवंबर 2020 में पेपर 1 सॉल्यूशंस में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बेसिकली आपको फॉर्मेट पता है कि 4 to 5 क्वेश्चंस तो बनते हैं, मतलब कि 10 मार्क्स का वेटेज है इस टॉपिक का भी। हर एक यूनिट को अगर आप पेपर 1 में देखेंगे तो उसमें 10 मार्क्स का वेटेज होता है। तो इसमें से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन बना है। क्या 5 क्वेश्चंस पूछे गए और किन टॉपिक से पूछे गए हैं और उनको कैसे सॉल्व करना वो हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हर एक क्वेश्चन के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था, या फिर अटैम्प्ट किया तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी था, डिफ़िकल्ट था या मॉडरेट था। साथ ही के साथ आप इस क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन को आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया असर्शन एंड रीजन में। देखो दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं, एक असर्शन रीजन और एक आपके स्टेटमेंट बेस्ड, कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, लाइक दिस। तो सबसे ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उन स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फॉल्स की तरह सॉल्व करें। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको। असर्शन मतलब कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। असर्शन को इन्फॉर्मेशन लीजिए और वो इन्फॉर्मेशन क्यों है उसके लिए आपको रीज़न में बताया गया है। अब हो सकता है कि अब रीज़न को भी एक स्टेटमेंट की तरह से देख सकते हैं, तो असर्शन रीज़न दोनों को स्टेटमेंट की तरह देखें और उसके बाद देखिए को रिलेट करके कि जो असर्शन दिया गया है ऐसा क्यों हो रहा है, वो रीज़न में अप्रोप्रिएटली गिवन है या नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम बायो एनर्जी। बायो एनर्जी इज नथिंग बट बायोमास। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट बायो एनर्जी से होता है, ऐसा आपको असर्शन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। प्रोडक्शन हैव ट्रेडिशनली बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम मोस्ट एमिशन इन्वेंटरीज एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट स्टडीज। अब जो ट्रेडिशनली जो पुराने टाइम से इन्वेंट्रीज चल रही थी, क्लाइमेट इम्पैक्ट स्टडीज चल रहे थे, उसके हिसाब से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्शन है उसको काफ़ी एक्सक्लूड कर दिया गया जो ट्रेडिशनल वे में हुआ करता था। अब रीज़न क्या इस लैंग्वेज के, ये जो आपको स्टेटमेंट दी है उसके लिए क्या ये रीज़न अप्रोप्रिएट है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ बायो एनर्जी आर सिग्निफिकेंटली लेस कंपेयर टू दोज फ्रॉम कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अभी पहले तो देखो ये रीज़न जो दिया गया है वो क्या कहीं से भी कोरिलेट कर रहा है जो आपको एजर्शन में दिया गया है। तो देखो दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड और बायोमास या फिर बायो एनर्जी उनके बारे में बात की जा रही है, तो दोनों में है ये बात। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ बायो एनर्जी, यहाँ पर भी वही बात कही गई है जो एजर्शन में कही जा रही है, एग्जैक्टली सेम, कुछ भी नहीं। आर सिग्निफिकेंटली लेस, वो कम हो गई हैं कंपेयर टू दोज फ्रॉम कंबर्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो कि फॉसिल फ्यूल से जो कंबर्शन आ रहा है उससे कम हो गई है। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट है, असर्शन भी आपका एक स्टेटमेंट है, रीजन भी आपका स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों ट्रू है कि नहीं ट्रू है, पहले तो आपको ये देखने की जरूरत है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर दोनों के दोनों ट्रू हैं, ठीक है, बट जो रीज़न दिया गया है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि जो असर्शन में बात करी गई उसको रिपीट किया गया और साथ ही के साथ कंबर्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल की बात भी कर दी गई है। तो कहीं से भी असर्शन में कही गई बात को रीजनिफाई तो यहाँ पे नहीं किया जा रहा है कि क्यों हुआ, बस एक बात कही जा रही है यहाँ पर भी। तो दोनों करेक्ट है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देती हूँ। बायो एनर्जी से और क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपकी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो बायो एनर्जी इज व्हाट रेफर्स टू इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी और गैस है उसको हम रेफर कर सकते हैं कि जब वो ऑर्गेनिक मैटर से जनरेट हो। इलेक्ट्रिसिटी को आप जो आपके वेस्ट है उन वेस्ट से जनरेट कर रहे हो, दैट इज बायो एनर्जी। मतलब आप बायोकेमिकल्स का यूज करके जो आपको नेचर के थ्रू मिल रहे हो उनके थ्रू आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का यूज कर पा रहे हैं, दैट इज बायो एनर्जी और बायोमास। दिस कैन बी एनीथिंग फ्रॉम प्लांट एंड टिम्बर टू एग्रीकल्चर एंड फूड वेस्ट। मतलब आपके घर में फ्रूट्स के छिलके हैं और आपने उसकी खाद बना ली और उसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस जनरेट कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, प्लांट्स एंड टिम्बर के थ्रू ही तो कर रहे हो आप। द टर्म बायो एनर्जी ऑल्सो कवर्स
ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स प्रोड्यूस फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो आपके ट्रांसपोर्ट के फ्यूल्स होते हैं उसको भी आप जनरेट कर पा रहे हैं बाय यूजिंग द ऑर्गेनिक मैटर्स। तो ये एक तरीके का रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। वट एवर वी हैव वी आर रीन्यूइंग इट एंड अगेन वी आर यूजिंग इट, राइट, दैट इज बायो एनर्जी। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बर्निंग वुड टू क्रिएट हीट, आप लकड़ियाँ जलाकर हीट क्रिएट कर रहे हो, सर्दी में ज़रूरत होती है। यूजिंग बायोडीजल एंड एथेनॉल टू फ्यूल व्हीकल चलाने के लिए, व्हीकल के अंदर फ्यूलिंग करने के लिए आप बायोडीजल और एथेनॉल का यूज़ कर रहे हैं, अगेन इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ बायो एनर्जी। और बायोमास, यूजिंग मीथेन गैस एंड वुड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स वी आर यूजिंग डे टू डे लाइफ। सो दिस इज ऑल अबाउट बायो एनर्जी। नाउ CO2 एंड बायोमास की अगर हम बात करें तो कोई भी फॉसिल फ्यूल या फिर बायोमास, ठीक है, जो है अगर हम उसको बर्न करते हैं तो हमें CO2 मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को समझिए, क्योंकि इन दोनों के रिलेशन से ही क्वेश्चन पूछा गया था। अगली बारी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस गैस बायो एनर्जी के थ्रू कैसे जनरेट होता है, तो यू कैन आंसर कि जब आप फॉसिल फ्यूल या फिर बायोमास मास को आप बर्न करते हो तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड इट गिव्स रेज टू अ ग्रीन हाउस गैस, राइट। मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि ग्रीन हाउस गैसेस और कौन कौन से होते हैं। हाउएवर द प्लांट्स दैट आर द सोर्स ऑफ बायोमास फॉर एनर्जी कैप्चर ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ CO2, राइट। यहाँ अगर हम प्लांट की भी बात करें, क्योंकि प्लांट्स को भी खाना बनाने के लिए CO2 चाहिए होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, while growing is released when biomass is burned, which can make biomass a carbon neutral energy source, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस से भी रिलेट किया गया है कि प्लांट्स को भी चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड CO2 आपका क्या है, एक तरीके का ग्रीन हाउस गैस है जो कि ह्यूमन बीइंग से भी रिलीज होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका तो हो गया, पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगेन एक और क्वेश्चन पूछा गया असर्शन एंड रीजन पे। तो देखो, अगर आप इसको गेम की तरह लो तो भी मज़ा आता है। इन्फॉर्मेशन है, उसका रीज़न जो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए वो रीज़न में है कि नहीं है, एक बात तो ये देख लो। दूसरी बात ये देख लो कि दोनों को अगर एज ए स्टेटमेंट ले तो दोनों ट्रू है कि नहीं है, ये भी एक पॉइंट है ना। तो अगला क्वेश्चन आपका कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का भाई है उससे, दैट इज CO। कहा जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ सीरियस एस्फाइजेंट, एक तरीके से कह सकते हैं आप। ये एक तरीके की डिजीज होती है। इवन अ शॉर्ट एक्सपोजर में हैव फैटल हेल्थ डिजीज इश्यूज, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक तरीके का फैटल हेल्थ इश्यू होता है। तो ये क्या कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है? हमारे माइंड में ये सवाल आएगा जब हम ये असर्शन पढ़ेंगे। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि असर्शन, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से कई सारे आपके कह सकते हैं डिजीजेस होती है जो कि ब्रीदिंग से रेलिवेंट होती है। तो दिस इज़ वन ऑफ दैम, राइट। तो असर्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है और ये आपको शायद 6 to 8 क्लास में आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के लिए तो आप बिल्कुल ऑनलाइन पे आपको कई सारी साइट्स मिल जाएंगी या बुक्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको बिल्कुल जो आपके साइंस होती है ना, बेसिक साइंस जो कि डेली लाइफ से डे टू डे लाइफ की साइंस होती है, वो आपको मिल जाएंगे। तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। अब रीज़न क्या, रीज़न में सही दिया हुआ है, ऐसा क्यों होता है, क्यों है कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सभी चीज़ों का रीज़न। Hemoglobin present in the blood has greater affinity towards carbon monoxide than oxygen. Definitely this is the appropriate reason. जो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा एफिनेट हो पाता है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। सो यहाँ पर असर्शन रीज़न दोनों सही भी हैं एंड रीज़न जो गिवन है वो असर्शन के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। सो ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। Next point, which of the international agreements, conventions or protocols are legally binding on the member countries or parties? कौन, ये तो देखो डायरेक्टली आप है ना कहीं पर भी सर्च भी करते हो तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से अग्रीमेंट्स लीगली बाइंडेड है और कौन से अग्रीमेंट लीगली बाइंडेड नहीं है। एंड सेकेंड पॉइंट मैं ये कहूँगी, आप देख सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रीवियस एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछे गए हैं, या तो डायरेक्ट होते हैं इनडायरेक्ट। प्रीवियस एग्जाम लाइक 2019 की बात करें
तो वहाँ पर भी दोनों एग्जाम में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा गया था, और मैंने आपको उसी टाइम कहा था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को तो भाई आप मान के चलो कि एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे देखना है कि 4 अग्रीमेंट्स कह सकते हैं, प्रोटोकॉल्स कह सकते हैं, आर गिवन द क्वेश्चन, यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन से अग्रीमेंट और प्रोटोकॉल लीगली बाइंडेड है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में आप देख सकते हैं सी आपको हर एक जगह पे दिया हुआ है, यू कैन सी हियर। देखो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ एलिमिनेशन करने का, सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, एंड व्हाट इज गिवन द सी, दैट इज योर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और बिल्कुल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लीगली बाइंडेड है, राइट। अब सवाल ये बनता है कि क्या अकेला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही लीगली बाइंडेड है या फिर और बाकी प्रोटोकॉल भी हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी को एक बार देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन डी आपको एक जगह पे दिया हुआ है। और एक और बात कर सकते हैं, ए को भी चेक कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ऑप्शन ए जो है आपको वो भी 2 जगह पे दिया हुआ है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी आपका एक तरीके से लीगली बाइंडेड है। और वहीं बात कर लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, तो इसकी फेलियर्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, तो ये लीगली बाइंडेड नहीं है, राइट। ए है और सी है, बी नहीं है। एंड अगेन पेरिस अग्रीमेंट कहीं से भी नहीं मैच करता। अगर हम बात कर ले इसके बारे में तो कहीं डिस्कस भी नहीं किया गया, तो पेरिस अग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, राइट। तो ए एंड सी दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। बट ऐसा नहीं मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ दूंगी, आपको हर एक प्रोटोकॉल के बारे में नॉलेज भी दूंगी, ठीक है। सबसे पहले सीबीडी की बात कर लेते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसकी मेन गोल्स की अगर हम बात कर ले तो इसका काम क्या है, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है कि बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करना है, उसकी संरक्षण करनी है, राइट। और डेफिनेटली जब हम उसकी रक्षा कर रहे हैं तो सस्टेनेबल यूज़ भी होना चाहिए उसका, ताकि हम डे टू डे लाइफ में अच्छे से सस्टेन कर सकें। एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूज़ ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती है। और साथ ही के साथ ये लीगली बाइंडेड ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, राइट। द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट, राइट, वही सारी बातें लिखी गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक और बात जान लो, इस पर्टिकुलर सीबीडी डाइवर्सिटी जो अग्रीमेंट है उसको 196 नेशंस के द्वारा रेटिफाइड किया गया, 196 तो कम नहीं है ये, राइट। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल। तो अगेन ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको एक्सटेंड किया, विच एक्सटेंड्स द 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब कि UNFCCC जो था ये 1992 तक इसका नाम था, अब इसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से हम जानते हैं। इसका बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है, गोल कह सकते हैं, जो इमिशंस ऑफ गैसेस है, ठीक है, जो गैसेस बहुत सारी एमिट हो रही हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उसको कितना कम किया जा सकता है ताकि उससे ग्लोबल वार्मिंग ना हो, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश कर रही है, और कम कैसे करेगी, एमिशन ऑफ गैसेस को कम करके। अब इसको अपन क्योटो प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं, कई बार ये क्वेश्चन बन सकता है, सिली क्वेश्चन है। डेफिनेटली क्योटो आप नाम जानते हो कि जापान की एक सिटी का नाम है, सो क्योटो में बना था, इसलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया है। जैसे कि सीबीडी में 192 कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाइड किया था, यहाँ पर 192 पार्टीज़ ने इसको रेटिफाइड किया है, कंट्री ने रेटिफाइड किया है। साथ ही के साथ एक क्वेश्चन बन सकता है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट है या नहीं है, तो उसने 2001 में इसको ड्रॉप कर दिया था, इसका मेंबर अब नहीं है ये। साथ ही द प्रोटोकॉल मैंडेटेड दैट 37 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस प्लस द यूरोपियन कम्युनिटी कट देयर ग्रीन हाउस एमिशंस, ठीक है। इस बात का इन्होंने मैंडेटरी करवाया है कि 37 जो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस थे और जो भी यूरोपियन कम्युनिटी थी, उन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कट कर दिया है। तो एक बहुत अच्छी बात है ये, एंड ये लीगली बाइंडेड नहीं होता। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो अगेन ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है ताकि हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। ओजोन लेयर की संरक्षण के लिए इसको किया गया है, बनाया गया है, बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। जो भी चीज़ें एमिट होती हैं, बहुत सारी सब्सटेंसेस हैं, उसको फेजिंग आउट किया जाता है इसके अंतर्गत, ताकि ओजोन डिप्लीशन को रोका जा सके। अब
एक क्वेश्चन आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत सक्सेसफुल क्यों है, क्यों ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्योटो इतना सक्सेसफुल नहीं है। इसीलिए because once released ozone depletion substances stay in the atmosphere for many years and continue to cause damage। ठीक है, तो जो भी ओजोन डिप्लीशन के सब्सटेंसेस है वो एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं कई टाइम, मतलब काफ़ी लंबे समय के लिए। अब हम उसी को कहीं ना कहीं अपने एटमॉस्फेयर में रख रहे हैं, बट वो आपके ओजोन डिप्लीशन तक नहीं पहुंच पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से ये सक्सेसफुल है। पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि मैंने आपको बताया था उसके बारे में प्रीवियस वाले में, ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्टेशन एंड फिनेंस, जो कि 2016 में साइन किया गया था। कौन सी कंट्रीज इसके अंतर्गत नहीं है, तो एरिट्रिया, इराक, साउथ सूडान, लीबिया, येमेन, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कभी भी रेटिफाई नहीं किया दिस एग्रीमेंट को। और ये 196 पार्टीज और नेशंस के द्वारा अडॉप्ट किया गया है एट COP21 इन पेरिस, राइट। लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम बात करें, दैट मीन्स की अग्रीमेंट्स की बात करें, तो क्या है एक तरीके से, अगर आपको ये समझ ही नहीं आ रहा तो आप कैसे आंसर करोगे इस क्वेश्चन को। तो कोई भी अग्रीमेंट जो भी क्रिएट हुआ है, ठीक है, थ्रू अ रिकॉग्नाइज लॉ मेकिंग प्रोसेस, डेफिनेटली कोई भी अग्रीमेंट बनाने के लिए लॉ मेकिंग प्रोसेस तो बनता ही बनता है और उसके अंतर्गत ही काम होता है, देन इट इज़ लीगली बाइंडेड। ठीक है, तभी उसको हम लीगली बाइंडिंग कहेंगे, वेदर और नॉट देयर आर एनी स्पेसिफिक सैंक्शंस फॉर वायलेशंस। Conversely, enforcement does not depend on legal form since non-legal norms are also। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ लीगल नॉर्म्स पे फॉर्म्स पे ही है, ठीक है, कुछ नॉन लीगल नॉर्म्स भी होते हैं, रूल्स होते हैं, उसके ऊपर भी हम इस चीज़ को जज करते हैं कि वेदर द अग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट इज लीगली बाइंडिंग और नॉट। तो देखो मॉन्ट्रियल और CBD के बारे में तो अपन बात कर चुके हैं। मान लो अगले एग्जाम में आपसे किगाली अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया, अग्रीमेंट के बारे में पूछा गया, तो इट इज़ अगेन अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट, राइट, किगाली। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, A and C। देन अगला क्वेश्चन है, विंड एनर्जी इज वेरी सेंसिटिव टू द विंड वेलोसिटी। कहा जा रहा है कि जो विंड एनर्जी है, विंड से जनरेटेड जो एनर्जी है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है विंड से जनरेटेड वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो विंड से जनरेटेड पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, अब आपको ये बताना है। जो विंड से जनरेटेड पावर है वो विंड की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, आपको एलिमिनेट करना है, या फिर स्क्वायर के, या फिर स्क्वायर रूट के, या फिर क्यूब रूट के, या फिर क्यूब के। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब सीधे सीधे हम अगर बात कर लें पावर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ इस तरीके से कि जो विंड की स्पीड है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है विंड के वेलोसिटी की क्यूब के। अगर मैं बात कर लेती हूँ कि विंड की स्पीड को मैंने डबल कर दिया तो वेलोसिटी जो है वो 8 टाइम्स हो जाती है। मैं आपको प्रूफ करके बता रही हूँ ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो डेफिनेटली जो स्पीड और पावर कह सकते हैं, है ना, वो डबल होती है, दैट मीन्स कि 2 to the power n, दैट इज 2 to the power 3, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, n की वैल्यू इज इक्वल टू 3, डेफिनेटली क्यूब हो रहा है विंड वेलोसिटी का। तो इसीलिए जो विंड पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है क्यूब ऑफ द विंड वेलोसिटी। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग ऑपरेशंस टू बी फॉलोड। जब हम किसी भी वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से ऑपरेशंस लगते हैं यहाँ पर वो मेंशन्ड है, और साथ ही के साथ उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि या तो C पहले आ रहा है या तो B पहले आ रहा है, दोनों ही जगह पे। तो एक बात कंफर्म कर लीजिए, या तो स्क्रीनिंग होगा पहले या तो फिल्टरिंग होगा पहले। बट फिल्टरिंग सबसे पहले तो हम नहीं कर सकते, फिल्टरेशन सबसे पहले हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि फिल्टर करने से पहले भी हमें कुछ चीज़ें हटानी होगी। तो इस बात से आप एलिमिनेट कर सकते हैं इन दोनों के दोनों ऑप्शंस को, ठीक है। मतलब कि सीधी बात है, पहले स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन गया आपका और ये ऑप्शन गया ना। C के बाद सीधे D कहा गया है दोनों ही ऑप्शन में। तो मेक श्योर कि स्क्रीनिंग के बाद सेडिमेंटेशन होता है, स्क्रीनिंग किया एंड देन सेडिमेंटेशन, जो भी चीज़ें हैं उसको एक इकट्ठा करना, ठीक है।
अब उसके बाद क्या है कि पहले फिल्ट्रेशन हो गया या फिर फ्लोक्यूलेशन होगा। देखो फिल्ट्रेशन अगेन मैं कहूँगी लास्ट प्रोसीजर होता है ना, बिल्कुल लास्ट में हम फिल्टर करते हैं चीज़ों को, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, राइट। बड़ी चीज़ों को हटाओगे तभी तो फिल्टर कर पाओगे, तो ऑटोमेटिकली ए आ जाएगा पहले एंड देन बी, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक ट्रिक बेस्ड में समझाया, बट मैं आपको डिटेल में भी वो सारी बातें बताने वाली हूँ, ठीक है। बेसिकली आपके 9 स्टेप्स लगते हैं। कलेक्शन एंड ओडर रिमूवल होता है, स्क्रीनिंग एंड स्ट्रेनिंग होती है, केमिकल एडिशन होता है, कोएगुलेशन एंड फोलिकेशन होता है, देन सेडिमेंटेशन एंड क्लैरिफिकेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, डिसइंफेक्शन होता है, स्टोरेज एंड फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। बट जो मेन यहाँ पे 4 है जो कि सबसे मेजर होते हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। पहले अपन स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग का काम क्या होता है कि जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अब पानी आपने देखा होगा, गंगा नदी है या कोई भी नदी है, कोई बड़े बड़े समुद्र हैं, वहाँ पर लोग बड़ी बड़ी चीज़ें फेंक देते हैं, उनको लगता है कुछ दिखना तो है नहीं और हो गया, और इससे क्या ज़्यादातर लोग फेंकते रहते हैं तो इकट्ठा हो जाता है वो सारी चीज़ें और पानी को कहीं ना कहीं बहुत ही ख़राब कर देता है। तो पहले बड़ी चीज़ें हटाओगे, स्क्रीनिंग में चेकआउट किया जाता है बड़ी बड़ी चीज़ों को, और उसके बाद उसको रिमूव किया जाता है। जैसे कि आप नैपीज़ देख सकते हैं, कॉटन बर्ड्स, प्लास्टिक्स, डाइपर्स, फ्रिजेस एंड सैनिटरी आइटम्स, ठीक है। बड़ी चीज़ें हट गई। नाउ सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या करेगा, अलाउइंग पार्टिकल्स इन सस्पेंशन इन वाटर टू सेटल आउट ऑफ द सस्पेंशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मतलब जैसे आपने कहा लाइक मान लो ज़मीन है, ज़मीन पे पानी ने उछाल किया तो पानी में जो भी गंदगी थी वो वहीं पे ठहर जाती है और पानी अपने बहाव में निकल जाता है, तो वो जो कण थे वो वहीं के वहीं जम जाना, दैट इज सेडिमेंटेशन, ठीक है। द पार्टिकल्स दैट सेटल आउट फ्रॉम द सस्पेंशन बिकम सेडिमेंट एंड इन वाटर ट्रीटमेंट इज नोन एज स्लज। जब वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं तो वही सेडिमेंटेड या सेटल्ड आउट पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं, हो गया। देन उसके बाद फ्लोक्यूलेशन होता है। फ्लोक्यूलेशन का मतलब आप ये कह सकते हैं कि अ प्रोसेस वेयर सॉलिड्स फॉर्म लार्जर क्लस्टर्स, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर जो सॉलिड हैं, ठीक है, जितने भी सॉलिड्स हैं वो लार्जर क्लस्टर्स बनाते हैं या ग्रुप अप बनाते हैं, और फिर उसके बाद वाटर से हम इसको रिमूव करते हैं। मतलब उनका पहले एक फ्लॉक का मतलब है तो ग्रुपिंग करना, इकट्ठा करके उसके बाद सीधे उसको वाटर से रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, जिन जिन चीज़ों को रिमूव करना पड़े, बड़ी बड़ी चीज़ों को, उसको हम ये कहते हैं स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन एंड फ्लोक्यूलेशन। देन उसके बाद आता है आपका लास्ट प्रोसेस फिल्ट्रेशन। यहाँ पर क्या कहते हैं, जो भी सस्पेंडेड सॉलिड मैटर होते हैं किसी भी लिक्विड से, उसको वहाँ से सेपरेट किया जाता है बाय काउजिंग द लेटर टू पास थ्रू द पोर्स ऑफ सम सब्सटेंसेस। बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो, ठीक है, और उसको हम फिल्टर कहते हैं, ठीक है। द लिक्विड विच हैज़ पास थ्रू द फिल्टर वो फिल्टरेट कहलाती है। तो ये फिल्टरेशन प्रोसेस हुआ। सो दिस इज द वे, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। सो दैट्स इन दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की तैयारी गेट नोटबुक के साथ करने के लिए, तो कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है पीपल एंड एनवायरनमेंट पे, विच इज़ अवेलेबल एट गेट नोटबुक अंडर 399, ठीक है। 399 के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस फॉर 1 ईयर वैलिडिटी, PDF नोट्स मिलेंगे आपको कंप्लीट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए, एंड SRPs भी आपको मिलेंगी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए फॉर लाइफ टाइम वैलिडिटी। एजुकेटर ने यहाँ पर बेसिक्स टू एडवांस कंसेप्ट डिस्कस किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, दे विल असिस्ट यू, राइट। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस।